Hello everyone. My name is Anuj Mishra, and I am currently doing my MBBS from AIMS Bhubaneswar. My AIR in NEET 2022 was AIR 87. तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। आपके क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली इसमें तीन चार तरह के हाइड्रोकार्बन्स के जो ग्रुप है आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनके बारे में बताया गया। इनका प्रिपरेशन बताया है, प्रॉपर्टीज बताया है और इनकी जनरल रिएक्शंस वगैरह बताई गई है। तो मैं अगर बताऊं आपको, ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें जितने सारे रिएक्शन है, मतलब बहुत सारे रिएक्शन इसमें दे रखे हैं। प्रिपरेशन रिएक्शन, उसके बाद सिंथेसिस कैसे करते हैं, उनकी जनरल केमिकल रिएक्शन और जनरल प्रॉपर्टीज, ये सारी जो छोटी छोटी रिएक्शन दे रखी है, ये एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, पहले तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन क्या है। हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होगी। ओके, तो इसमें ना ही ऑक्सीजन रहेगा ना ही नाइट्रोजन रहेगा। फिलहाल सिर्फ हम हाइड्रोजन और कार्बन को ही देखेंगे। चलो, क्लासिफिकेशन, थ्री मेन कैटेगरीज, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। अभी जो अनसैचुरेटेड है उसमें दो और कैटेगरी होती है, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड, जिनको एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड तो अपने एल्केन हो गए और फिर एरोमेटिक अपने देख लेंगे, हम एरोमेटिक लास्ट में देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग एल्केन्स पे। ठीक है, तो एल्केन्स में क्या होता है कि कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है अगर कार्बन कार्बन के बीच में, तो हम उस कंपाउंड को एल्केन कहेंगे। जैसे कि सी 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 ऐसे चल रहा है आपका, पूरे कंपाउंड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, तो उसको हम एल्केन कहेंगे। ठीक है, पर अगर कहीं पे एक भी डबल बॉन्ड है तो उसको हम एल्केन कहेंगे। ठीक है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तभी जाके एल्केन बोल सकते हैं। चलो, सिंगल बॉन्ड्स, मीथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, methane is the first member. If you replace one hydrogen with of methane with carbon and join the required number of hydrogens to satisfy, देखो बात है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है। एक कार्बन चार बॉन्ड्स बना सकता है। पहला आपका मेंबर हो गया मीथेन, आपने चारों जगह पे क्या लगा दिया, एच। दूसरा मेंबर आप कैसे बनाओगे, फिर से एक कार्बन लोगे, उसके चार डंडे बनाओगे, एच लगाओगे, पर एक एच की जगह इस बार आप एक और कार्बन लगा दोगे। अभी जरा इस कार्बन पे फोकस करो, ये वाला कार्बन, इसके चार डंडे बनाओ। हाँ, इसके चार डंडों में से एक डंडे में कार्बन लग चुका है, तो बाकी सारे डंडे में आप क्या लगा दोगे, एच। ये बन गया आपका सेकंड मेंबर, दो कार्बन। ऐसे ही आप थर्ड मेंबर बना सकते हो। कैसे, ये जो कार्बन आपने लगाया था, इसमें एक और कार्बन लगाओ और उसमें सारे सारे फिल कर दो। सब हर कार्बन में आपको चार चार बॉन्ड फिल करना है। ठीक है, तो ऐसे आप सीरीज बना सकते हो इथेन की। चलिए, दीज हाइड्रोकार्बन्स आर इनर्ट। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनर्ट है, रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, बेस एंड अदर रिएजेंट। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अ जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला इनका है सी, अगर एन है तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2n+2। ये है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। ठीक है, और ये एक होमोलोगस सीरीज हो गई। होमोलोगस सीरीज मतलब सारे उनके जो केमिकल कम, उस सीरीज के जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो सब ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, तो ये सारे एक होमोलोगस सीरीज हो गए। अभी n=1 रखोगे तो H4 आ जाएगा, मीथेन CH4। n=2 रखोगे तो इथेन आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू VSEPR, जो हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मीथेन का शेप है टेट्राहेड्रल। ठीक है, कार्बन सेंटर में है और चारों तरफ चार हाइड्रोजन है। तो ये रहा मीथेन का स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब देखो अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो अगर ये मेरी मुट्ठी कार्बन है तो ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो इस तरह से कुछ कंपाउंड रहता है। हाँ, सारे एक दूसरे से एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पे, इससे ज्यादा एक दूसरे के डिस्टेंस पे नहीं आ सकते। ठीक है, हो गया इसका स्ट्रक्चर। चलो अभी नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट है। आप नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन हमेशा हमेशा एग्जाम में आए हैं।
इसको अच्छे से समझना है, सारे रूल्स स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। तो आपसे कोई भी मिस्टेक आगे कभी भी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो एक होता है कॉमन नेम, जो कि पुराने जमाने में इस कंपाउंड को कॉमन नेम से बुलाते थे, पर हर कंपाउंड को कॉमन नेम देते रहेंगे तो उनका रिलेशन हमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे बिहेव करने वाले कंपाउंड्स का नाम सिमिलर टाइप का होने लग गया। चलो, सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे कार्बन चेन की, ठीक है। देखो, let us write the structure for C4H10. Four carbon atoms can be joined in this or this way. तो ये आपने ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर बनाया कि भाई चार कार्बन है हमारे पास, हमने स्ट्रेट चेन में चारों को अरेंज कर दिया, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि भाई हमने एक ब्रांच बना दी, ये देखिए ये ब्रांच आ गई, हमने सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच लिया। अभी आप बोलोगे भाई सेकंड कार्बन पे क्यों ब्रांच है, थर्ड कार्बन पे क्यों, या फर्स्ट कार्बन के पे क्यों ब्रांच नहीं है। तो भाई अगर देखो, अगर थर्ड कार्बन, ये थर्ड है, सेकंड है, ये फर्स्ट है, अगर थर्ड पे ब्रांच कर दोगे, थर्ड पे ब्रांच करने का मतलब क्या है, थर्ड पे ब्रांच करने का मतलब ये तो एक चेन हो गई, ये तो फोर्थ कार्बन बन गया, ब्रांच थोड़ी हुआ, आपने तो चेन एक्सटेंड कर दी। वैसे फर्स्ट पे अगर करोगे तो ये एक चेन बन गई ना, आपने तो चेन बढ़ा दी, ब्रांच थोड़ी ना किया। इसीलिए सिर्फ सेकंड पे ही करोगे तो ये चेन नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग लाते हैं। तो ये ब्यूटेन का एक और आइसोमर हो गया, ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। एक है एन ब्यूटेन, एन का मतलब स्ट्रेट, और एक है आइसोब्यूटेन। हाँ, आइसो का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में हम्म ऐसा दिख जाए यूनिट, यहाँ पे कुछ भी लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड, जो सेकंड कार्बन है उस पे एक ब्रांच है एक और सिर्फ एक कार्बन की, तो इसको कहते हैं आइसो, ठीक है। सिमिलरली, अगर जो सेकंड कार्बन है उस पे दो कार्बन लगे हुए हैं तो इसको कहते हैं नियो। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, सेकंड कार्बन पे दो, एक दो दो कार्बन की ब्रांच है तो उसको क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। समझ में आया। हाँ, ये सब आपका कॉमन नेम कहलाते हैं। मतलब देखो, इसमें आइसो नियो ये सब जो है, इसको हम आईयूपीएसी में एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, पर फिर भी मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी रह जाता है। हाँ, क्योंकि आइसोमेरिज्म में ये काम आते हैं हमारे, आइसो नियो ये सब आइडेंटिफाई करने में, फास्ट फास्ट लिखने में, स्ट्रक्चर का छोटा स्ट्रक्चर आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। पर बाद में आपको दिक्कत आती है नेमिंग में, क्योंकि आइसो नियो करते करते बहुत सारे बाद में भी यूनिट्स होते हैं, उनका भी आइसो नियो लगाना पड़ता है, ऐसे करके थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आगे देखेंगे हम। अभी चलो देखिए आइसोमर है क्या। आइसोमर बोले तो जैसे पेंटेन, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C5H12, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला C5H12 है, इसका भी C5H12, इसका भी C5। पर स्ट्रक्चर देखो तीनों के कैसे है, पूरे अलग अलग, इसमें एक ब्रांच है, इसमें दो ब्रांच है। तो इन दोनों, इनको क्या कहेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। It is also clear the structure 1 and 3 have a continuous series of carbon, but 2, 4, 5 have branch chain. Such structure of isomers which differ in chain are called chain isomers. अभी देखो, ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें एक ब्रांच लगी हुई है, ये वाला एक स्ट्रेट चेन है। हाँ, ये वाला एक स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें भी एक ब्रांच लगी है, और इसमें तो भाई दो दो ब्रांच लगी है। तो जब चेन अलग अलग हो पर फॉर्मूला सेम हो, जैसे C5H12, ये तीनों C5H12 है, पर इनमें चेन लेंथ अलग अलग है, इसमें 5 की चेन लेंथ है, इसमें 4 की चेन लेंथ है, इसमें 3 की चेन लेंथ है, तो इनको कहेंगे हम चेन आइसोमर्स, ठीक है। बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू कार्बन, द कार्बन एटम इज टर्म्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। चलो, अगर एक कार्बन है उससे सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है तो ये है प्राइमरी। हाँ, पर अगर एक कार्बन है जिससे दो दो कार्बन अटैच है तो ये वाला क्या होगा, सिर्फ सेकेंडरी। अभी एक कार्बन से आप तीन कार्बन अटैच कर दिए तो ये क्या होगा, टर्शियरी। वहीं एक कार्बन से आप चार कार्बन अगर अटैच कर देंगे तो इस वाले का क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी। समझ आया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कैसे देखते हैं। कितने, एक जिस कार्बन पे देख रहे हो, सिर्फ जिस कार्बन पे, इस कार्बन पे देख रहे हो तो सिर्फ इसी के बॉन्ड देखोगे, ये नहीं कि साइड वाला सेकेंडरी है तो इसको भी सेकेंडरी बोल दिया।
जो कार्बन देख रहे हो उस पे चेक करना है कि भाई कितने दूसरे दूसरे कार्बन लगे हैं, जितने नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन उस पे लगे हैं, उस हिसाब से उसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बता सकते हो। ठीक है। हाँ, जनरल रूल्स नॉमेनक्लेचर। हम्म देखो, ये कुछ कुछ हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर कर रखे हैं। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, क्यों इसको ऐसे किया? लोएस्ट सम एंड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। तो देखो, पहले तो आपको सबसे लंबी चेन लेंथ सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, सबसे लंबा चेन लेंथ सिलेक्ट किया आपने, ये 6 चेन लेंथ। हम्म फिर आपने सब्सटीट्यूएंट्स को देखा कि एक 2 पे सब्सटीट्यूएंट लग रहा है और एक 4 पे। ठीक है, 2 पे लग रहा है क्या? मिथाइल। 4 पे लग रहा है इथाइल। एम से पहले क्या आता है? ई। तो पहले आप लिखेंगे 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है। इसी तरह से भाई, ये बताओ इसकी नंबरिंग इधर से क्यों की, हमने इधर से क्यों नहीं की? नंबरिंग इधर से क्यों चालू हुई, राइट साइड से? क्योंकि देखो, राइट साइड से अगर आप सब्सटीट्यूएंट देखोगे तो 3 पे 2 है, 4 पे 1 है, 5 पे 1 आ रहा है। पर अगर वहीं लेफ्ट साइड से आप नंबरिंग करते तो भाई किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, 6 पे, 7 पे 2 आ रहा है। अभी कौन सा छोटा है भाई? 3 3 4 5 या 5 6 7 7? भाई ये वाला छोटा है। हमको एकदम सब्सटीट्यूएंट को सबसे कम नंबर देना होता है। इसीलिए लोएस्ट सम वाला जो रूल है यहाँ पे फॉलो हुआ, लोएस्ट सम और वही अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। ठीक है। चलो, इधर पे आपने 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन लिखा हुआ है। 4 में आइसोप्रोपाइल है, देखो 4 में क्या है? यूनिट है आइसोप्रोपाइल। और 5 में क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे आप सेक को कंसिडर नहीं करते अरेंजमेंट के लिए, पर आइसोप्रोपाइल को एक वर्ड लेते हैं। इसका जो आई है, पर इसका जो एस है वो कंसिडर नहीं होगा, पर इसका आई कंसिडर होगा। ठीक है, तो सेक ब्यूटाइल में कौन आएगा भाई? बी। और आइसोप्रोपाइल में पी नहीं, आई आएगा। ये एक रूल है। ठीक है। डी पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे लंबा चेन आपका 9 का है। फिर आपने जो जो सब्सटीट्यूएंट है उसकी भी नंबरिंग कर रखे, 1 2 3। ठीक है। और 2 पे क्या है? 2 मिथाइल है। तो सब्सटीट्यूएंट का नाम क्या हो गया भाई? सब्सटीट्यूएंट का नाम है 2 पे 2 मिथाइल डाई मिथाइल। और कितने हैं टोटल? 3। 3 बोले तो प्रो। और ये क्या है? सब्सटीट्यूएंट। तो आइल। तो ये देखो, 5 पोजीशन पे 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल ये लगा हुआ है। ये आप बता रहे हो, आप आराम से स्ट्रक्चर बना सकते हो इसका नाम पढ़ के। ठीक है, इसीलिए हम लोग आईयूपीएस से फॉलो करते हैं। फिर देखो भाई, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर। किस तरह से अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी ऑर्डर है? थर्ड पे इथाइल, 5th पे मिथाइल। उल्टा नेमिंग करो, इधर पे सब्सटीट्यूएंट क्या आ रहा है? 3 और 5। उल्टा नेमिंग करो। अगर उल्टा भी नेमिंग करोगे तो सब्सटीट्यूएंट्स किधर आ रहे? 3 और 5। तो कौन सा वाला लोगे? इधर 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल है, इधर 3 पे मिथाइल और 5 पे इथाइल है। तो ये हो गया कैंसिल, क्योंकि ई आता है एम से पहले। तो हमने जो कर रखा है नेमिंग वो है एकदम सही, कि भाई 3 पे आएगा इथाइल, 5 पे आएगा मिथाइल और हेप्टेन। चलो लिखना शुरू करते हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पहले तो कंपाउंड बना लेते हैं। हाँ, CH3 का 3, सी, CH2 सी, CH3 का 3। तो देखो, ये कुछ इस तरह है। हाँ, इस पे 3 CH3 लगे। हाँ, इस पे 3 CH3 लगे। एच 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 मत बनाया करो, ठीक है? सिर्फ CC बनाया करो, बाकी जो बचा कुचा पोजीशन है उसमें एच। CH3 सी, CH2। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसका आईयूपीएसी नेमिंग करना है ब्रो हमको। तो हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 हो गई। 2 और 4 पे क्या है? डाई मिथाइल है। 2 4 4। टेट्रा मिथाइल, यहाँ पे नाम दे रखा है टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गया आपका पहला। सेकेंड वाला ड्रॉ करते हैं। सेकेंड वाला किस तरह से? CH3 2 C, C2H5 का 2। तो एक सी लेंगे आप यहाँ पे। दो तो आपके क्या लग गया? CH3। और दो आपके क्या लग गया? C2H5। ठीक है, इसकी नेमिंग करते हैं। अभी आप नेमिंग कहाँ से करेंगे? आप इधर से शुरू मत कर देना 1 2 3 4, गलत हो जाएगा। क्योंकि 1 2 3 4 5, देखो 5 आ रहा है। ठीक है, और 3 पे क्या लगा हुआ है? 3 पे क्या लगा है? 2 मिथाइल, 3 डाइमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट, टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन।
टेट्रा बोले तो 4 टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन पे लगे हुए हैं। तो एक मीथेन है, यहाँ पे 4 टर्शरी ब्यूटाइल लगे। टर्शरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर पहले देखो। ये है भाई आपका प्राइमरी ब्यूटाइल। प्राइमरी पे जो फर्स्ट कार्बन है उसी में अगर एक और कार्बन लगा दोगे तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, और उसी में 3 कार्बन अगर लगा दिए तो क्या हो गया, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये है भाई आपका टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे आपके एक मीथेन पे 4 लगे हुए हैं। किस तरह से मीथेन बनाओगे भाई, पहले तो सी बना लो, 4 बैलेंस। अभी बनाते रहो भाई टर्शरी ब्यूटाइल। एक टर्शरी ब्यूटाइल, 2 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 टर्शरी ब्यूटाइल, और 4 टर्शरी ब्यूटाइल। अभी कहीं से भी नेमिंग करो, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। 3, 3 पे क्या लगे है, 3 पे 2 टर्शरी ब्यूटाइल लगे हैं, और 2 और 4 पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। ठीक है। तो क्या नाम आ गया, 3 पे 2 टर्शरी ब्यूटाइल लगे हैं, और 2 और 4 पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और टोटल है पेंटेन। बड़ा ही इजी होता है इनको नाम देना। चलो, तो सबसे पहले रूल्स देखते हैं आईयूपीएसी नेमिंग के, कैसे हम ये कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स इज रिटन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन, देन नंबर इट, then substituents are attached to the correct carbon atoms, and finally valence of each carbon atom is satisfied. तो भाई अगर आपको एक कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम को लिखो भाई। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या है, पेंटेन, 5। तो ड्रॉ 5 कार्बन एटम्स। ठीक है। उसके बाद ऐड द सब्स्टिट्यूएंट्स इन द पोजीशंस। अच्छा, नंबरिंग कर लेना। फिर ऐड द सब्स्टिट्यूएंट्स एट द पोजीशन 2 में इथाइल, हाँ सॉरी 2 में मिथाइल, 3 में इथाइल। आ गया भाई। फिर बाकी कार्बन के वैलेंस सेटिस्फाई कर दो, हाइड्रोजन लगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। चलो, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। 3, 4, 4, 5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन है तो कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नंबरिंग कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 3, 4, 4, 5, 3 पे एक, 4 पे एक नहीं, 2, 5 पे एक। हो गया भाई आपका टेट्रामिथाइल हेप्टेन। 2, 5 डाइमिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन बना दो। 2 पे एक लगा दो, 5 पे एक लगा दो, बन गया आपका। राइट द स्ट्रक्चर्स फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन बना दो, 2 पे कार्बन लगा दो, खत्म। 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, बन गया आपका हेप्टेन। ठीक है। चलो, अब आते हैं मेन रखने वाले पार्ट पे। ये तो हो गया समझने वाला पार्ट कि कैसे आप नाम नेमिंग करते हो, कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हो। ठीक है, अभी आते हैं भाई रखने वाले पार्ट पे, प्रिपरेशन। तो भाई आप एल्केन किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला है भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब किसी कार्बन के कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो आप क्या करोगे, H2 यानी कि 2 H देके क्या हो जाएगा इसका, जो आपका जो डबल बॉन्ड था ना उसकी जगह पे अब क्या आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ पे एक H आ गया, तो बन गया आपका एल्केन। ओके। डाइहाइड्रोजन एड्स टू एल्कीन्स एंड एल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का नाम याद रखना है, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, टू फॉर्म एल्कीन। इट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये जो 3 रिएक्शन दे रखी है इनको याद रखना है। जैसा ट्रिपल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड हो गया। चलो, सेकंड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड बोले तो देखो, एल्काइल मतलब कोई भी आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, और उसमें एक हैलाइड लगा है। ठीक है, एक्सेप्ट फ्लोराइड्स। एक्सेप्ट फ्लोराइड्स जिंक के साथ रिडक्शन करने से, डाइल्यूट HCl एंड जिंक के साथ रिडक्शन करने से एल्कीन्स देते हैं। तो जिंक HCl एंड एल्काइल क्लोराइड विल गिव एल्केन। ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, क्लोरोइथेन से
क्लोरोप्रोपेन सेम, ठीक है। एल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल, दूसरा प्रिपरेशन का मेथड, सोडियम मेटल इन ड्राई इथेरियल गिव हायर एल्केन्स, दिस इज वुड्स रिएक्शन। मतलब अगर आपके पास एक CX है और एक और CX है, इन दोनों को आप सोडियम मेटल में डाल दे तो क्या बन जाएगा, ये X को हटा के इन दोनों को ऐसे जोड़ देना है, यहाँ से C, यहाँ से C। समझ में आया किस तरह से करेंगे? देखो भाई, ये कैप जो है ये एल्केन, सॉरी, ये कैप जो है ये हैलोजन है, ठीक है। आप क्या करोगे, दोनों कंपाउंड को पास में लोगे, दोनों का कैप हटाओगे और चिपका दोगे, ठीक है। आगे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ब्रोमोइथेन, दो ब्रोमोइथेन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, N-ब्यूटेन। अच्छा, इसमें आप दो अलग अलग कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे आपने CX लिया और CCX लिया, ठीक है। अभी आप इसको जोड़ोगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक तो भाई एक CX के साथ, एक CX के साथ एक CX जोड़ोगे तो दो C बन जाएंगे, एक CX के साथ एक CCX जोड़ोगे तो CCCA, और दो CCX को जोड़ोगे तो चार। तो ये तीन कंपाउंड आपके कॉम्बिनेशन में बन जाएंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। व्हाट विल हैपन इफ टू डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड बाय डी कार्बोक्सिलेशन, तो भाई अगर आपके पास एक CCC और C डबल बॉन्ड O H रखा है और आप इसका डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो ये हटा दोगे आप और CCC बन जाएगा अलग से, अल्केन, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, ये है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। चलो, पहला मेथड ये हो गया, पहला मेथड डी कार्बोक्सिलेशन का। दूसरा है कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये वुड्स रिएक्शन हमने देखा ना, ऐसे आप चिपका रहे हो सामने सामने उनका हैलोजन निकाल के, सेम आप दोनों का C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH हटा के उनको चिपका दो। तो अगर एक RCOOH है प्लस RCOOH आप कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से बनाना चाह रहे हो तो क्या बनेगा, RCOOH प्लस RCOOH कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, तो दोनों का आर आर आप जोड़ दोगे, COOH को भगा दोगे। देखो, CH3 सोडियम एसिटेट, दो सोडियम एसिटेट जोड़ोगे तो क्या बनेगा, इथेन, ठीक है। रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। इसका एक पाथ दे रखा है आपको, जो कि आपको थ्योरी में पूछ सकता है, मतलब MCQ में ये पाथ नहीं पूछ सकता, पर समझने के लिए आप समझ लो पाथ क्या है। सबसे पहले जो आपका एसिटेट जो सॉल्ट है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सोडियम प्लस आयन बनेगा। अभी जो एनोड पे क्या हो रहा है, एसिटेट आयन, एसिटेट फ्री रेडिकल बन रहा है, एसिटेट फ्री रेडिकल CO2 हटा रहे हैं अपने आप से, मतलब ये वाला कंपाउंड निकलो बाहर, ठीक है। मिथाइल फ्री रेडिकल बन रहा है और दो मिथाइल फ्री रेडिकल अपने आप चिपक के इथाइल बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर RCOO माइनस है तो एनोड पे क्या हो रहा है, R फ्री रेडिकल बन रहा है, फिर दो R फ्री रेडिकल चिपक के RR बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो, अभी देखते हैं कैथोड पे क्या हो रहा है। कैथोड पे वाटर, कुछ नहीं, वाटर OH और H में टूट रहा है और H हाइड्रोजन बन के उड़ रहा है। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्यों भाई? क्योंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन है और इसमें तो आपको मिनिमम 2 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे ना आमने सामने से, मीथेन नहीं बन सकता। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गया एल्केन का, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो दिखते कैसे हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कलर क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आती है कि आप फिजिकली आप उसको क्या क्या कर सकते हो। फिर आता है भाई केमिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई ऑक्सीजनेशन करेंगे क्या होगा, रिडक्शन करेंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन करेंगे क्या होगा, इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या होगा, उस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा दिया क्या होगा, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टी, पर MCQ में कभी कभी पूछ सकता है। एल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ठीक है। वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ, क्योंकि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी कम रहता है, तो एल्केन्स को हम नॉन पोलर कहते हैं, ठीक है। पोलर कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ड्यू टू द वीक फोर्सेस ऑफ द फर्स्ट फोर मेंबर्स,
वीक वैंडरवाल फोर्स होता है। C1 to C4 गैस रहते हैं, C5 से C17 तक लिक्विड रहते हैं, और 18 एंड मोर कार्बन एटम्स आर सॉलिड। ठीक है, ये इनका फिजिकल स्टेट हो गया। दे आर कलरलेस एंड ओडरलेस। थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी क्या होगा भाई? सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक कॉन्सेप्ट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर is soluble in polar solvent, non-polar is soluble in non-polar। एल्केन्स क्या है भाई? नॉन पोलर, तो पानी जैसे किसी पोलर सॉल्वेंट में वो लोग इनसॉल्युबल रहेंगे। पर पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स, एसीटोन वगैरह, ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है, इनमें ये लोग सॉल्युबल है। ठीक है, petrol is a mixture of hydrocarbon, it is used as a fuel। petrol and lower fractions of petrol are used also for dry cleaning। ये इनका यूज हो गया। ठीक है, it is generally observed polar substances are soluble in polar solvents, whereas non-polar ones are soluble in non-polar solvent like dissolves like। तो एल्केन्स आपका नॉन पोलर में ज्यादा सॉल्युबल है। चलो बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट एल्केन्स आर गिवन। इट इज क्लियर दैट देयर इज अ स्टेडी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जितना मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मीथेन से इथेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और पेंटेन का इन दोनों से ज्यादा होगा। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर वैंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ गया। सेम फ्रीजिंग पॉइंट पे भी सेम इफेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ तो बीपी एमपी दोनों दोनों का ऑर्डर वही रहेगा। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से चलेगा। ओके, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांच चेन्स द मॉलिक्यूलर अटेन्स शेप ऑफ अ स्फीयर, स्मॉल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वीक वॉन्डरवॉल फोर्स। ठीक है, तो अगर जैसे हमने देखा था कि ब्यूटेन के चार स्ट्रक्चर, अगर हम तीन स्ट्रक्चर बनाए ब्यूटेन के, हाँ ये ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर्स हैं, ये ब्रांच वाला, ये अनब्रांच वाला। तो अनब्रांच का मॉलिक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, एरिया बनाओगे तो ये इतना बड़ा एक लंबा सा एरिया, पर इसमें से एक निकाल के बीच में लगा दोगे तो ये तो थोड़ा छोटा हो गया ना। देखो छोटा हो गया, थोड़ा सिकुड़ गया, कॉम्पैक्ट हो गया। अगर आप ब्रांचिंग कर रहे हो तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? कॉम्पैक्ट हो रहा है। कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल का अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है। जितना साइज ज्यादा उतना अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें तो साइज आप छोटा करे जा रहे हो ना, कॉम्पैक्ट कर रहे हो। आप एक पेन है, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के छोटा गुच्छा भी तो बना सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो ब्रांच वाले होते हैं उनके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है। और ये आपका सिक्स पॉइंट है, जो कि बताता है कि भाई अगर आपका मॉलिक्यूल ब्रांच्ड है तो उसका कम रहेगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। चलो ये हो गया आपका सारे मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म, आते हैं भाई केमिकल प्रॉपर्टीज पे। एल्केन्स आर जनरली इनर्ट। ठीक है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, पर कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता है इनसे। फर्स्ट है भाई आपका सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन बोले, देखो एक है एडिशन। एडिशन बोले तो ऐसे एक आपका चल रहा था, आपने एक नया कंपाउंड इसमें लाके ऐड कर दिया, ये है एडिशन। ठीक है, ये जनरली एल्केन्स में दिखेगा नहीं, क्योंकि इस पे तो कोई खाली डबल बॉन्ड है नहीं जिसमें आप कुछ ऐड कर सको। तो एल्केन्स में एडिशन रिएक्शन एब्सेंट है। एल्केन्स में क्या होता है, जैसे ये एच एच लगा हुआ है, हाँ, आप कर सकते हो भाई सब्सटीट्यूशन। आप इस वाले एच को हटा के, इस वाले एच को आपने हटा दिया, इसकी जगह आपने कोई नया कंपाउंड लाके इस पे लगा दिया, इसको कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये एल्केन भाई अच्छे से शो कर देते हैं। देखते हैं एग्जांपल। हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन शो करते हैं सब्सटीट्यूशन में। हायर टेम्परेचर चाहिए, सनलाइट या फिर यूवी लाइट। ठीक है, लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ठीक है, चलो हैलोजिनेशन का एग्जांपल देखते हैं। CH2 प्लस Cl क्या होगा? CH3Cl प्लस HCl, एक H ले लिया, ये CH2 नहीं है एक्चुअली, वेरी सॉरी, ये CH4 है। CH4 में Cl अगर ऐड करें, एक चीज को हटाना पड़ेगा आपको, और ये बेटा CH2 है, Cl2। ठीक है, तो एक Cl आपका H जो हटा, उसके साथ एक Cl लग गया, और एक Cl H की जगह पे लग गया, तो आपका बन गया CH3Cl। ये CH3Cl को फर्दर लाइट दोगे तो एक और Cl हट जाएगा, CH2Cl2। और लाइट दोगे, एक और Cl हट जाएगा, और लाइट दोगे, चारों हाइड्रोजन निकल के CCl4 बन जाएगा।
ये आपका हैलोजिनेशन है। इसका सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि टर्शियरी कार्बन, ठीक है, टर्शियरी कार्बन से आपके हाइड्रोजन ज्यादा अच्छे से निकलते हैं। ठीक है। चलो, हैलोजिनेशन इज सपोज टू प्रोसीड वाया फ्री रेडिकल जेट मैकेनिज्म। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। चलो इनिशिएशन देखते हैं। रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन। तो दो ClCl टूट गए और क्या बना? क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है। प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन में क्या होगा? जो क्लोरीन फ्री रेडिकल आया था, क्या सब गलती कर रखी है एनसीईआरटी में, क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर देगा, एक हाइड्रोजन हटा देगा। ठीक है। एक हाइड्रोजन ले लेगा, HCl बन जाएगा। तो क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। मिथाइल रेडिकल thus obtained attacks the second molecule of chlorine। तो मिथाइल रेडिकल एक क्लोरीन पे अटैक करेगा, फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि मिथाइल एक क्लोरीन ले लेगा। इसी तरह से ये क्लोरीन आगे जाके एक और मिथाइल पे अटैक करेगा, वो जाके और क्लोरीन पे अटैक करेगा, वो और मिथाइल पे अटैक करेगा। तो देखो, ये रहा ना, चलता जाता है। बेसिकली दो रिएक्शन है। क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, मिथाइल फ्री रेडिकल बना, मिथाइल ने क्लोरीन फिर से अटैक किया, क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बना, क्लोरीन ने फिर से मिथाइल पे अटैक किया, मिथाइल फ्री रेडिकल बना, फिर मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन पे अटैक किया, एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल बना, उसी ने फिर से मिथाइल पे अटैक किया। ऐसे करते रहते हैं, प्रोपोगेशन होता रहता है। टर्मिनेशन क्या होगा? दो फ्री रेडिकल जुड़ जाएंगे तो टर्मिनेट हो जाएंगे, या तो दो क्लोरीन, या तो दो मिथाइल, या तो एक क्लोरीन और मिथाइल। चलो, ये था आपका पहला रिएक्शन। इसका हमने मैकेनिज्म भी देखा। दूसरे रिएक्शन पे आते हैं, कंबस्शन। कंबस्शन मतलब जलाना। किसके साथ जलाओगे? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनता है कंबस्शन से? हमको पता है, CO2 और H2O। तो भाई CH4 को जला दिया, CO2 और H2O। ब्यूटेन जला दिया, CO2 और H2O। बस बैलेंस करना है, इसमें 4 CO2 और 5 H2O बनेंगे। जनरल कंबस्शन इक्वेशन याद नहीं रखना। बैलेंसिंग अगर करना आता है इक्वेशन को, तो इसको याद नहीं रखना है। ठीक है। ड्यूरिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन मतलब कम ऑक्सीजन दिया है, insufficient amount of air, carbon black is formed, which is used in the manufacture of ink, printer ink, black pigments and as filters। कार्बन ब्लैक इज फॉर्म। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबस्शन, और इसका यूज इन्होंने दे रखा है बहुत सारा। चलो ऑक्सीडेशन देखते हैं। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मतलब कि हमको प्रोडक्ट्स पहले से ही पता है, हम कंट्रोल में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ये जो तीनों रिएक्शन है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनका, ये बस होती है। इनको आपको कुछ नहीं करना, सीधा रटना है कि अगर मीथेन के साथ, मीथेन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, आप कॉपर दे दे इतने टेम्परेचर पे तो मीथेनॉल बनता है। मॉलिब्डेनम दे दे तो मीथेनॉल बनता है। और अगर इथेन के साथ आप ये कंपाउंड दे तो इथेनॉइक एसिड बनता है। ये आपको कुछ नहीं करना। प्लीज 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 इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ऑर्डिनरी एल्काइंस, एल्केन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन। टर्शियरी हाइड्रोजन मतलब क्या है? जो टर्शियरी कार्बन पे लगा है वो टर्शियरी हाइड्रोजन है। एक टर्शियरी कार्बन बना के दिखा था, ये टर्शियरी कार्बन है, इस पे एक H लगा दिया, इसका नाम क्या है? टर्शियरी, सॉरी मैं क्वाटरनरी लिख दिया, टर्शियरी हाइड्रोजन। अगर आपके कार्बन में एक टर्शियरी हाइड्रोजन है कंपाउंड में, तो आप उसको KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? उसकी जगह OH आ जाएगा भाई। मतलब ये जो टर्शियरी ऑक्सीजन आपने बना रखा है, ऑक्सीडाइज अगर ये हुआ, क्या बनेगा? OH लग जाएगा इसकी जगह। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। ये भी आपको याद रखना है, ये चार रिएक्शन प्लीज याद कर लीजिएगा। चलिए आइसोमराइजेशन देखते हैं। मतलब कि आपके पास एक स्ट्रेट चेन एल्कीन है, ठीक है, एन एल्कीन स्ट्रेट चेन, एन एल्कीन ऑन हीटिंग इन anhydrous ammonium chloride and hydrogen chloride gas isomerized to branch chain alkene। मतलब आपके पास एक स्ट्रेट चेन ब्यूटेन अगर था, उसने आप उसको आपने AlCl3HCl में हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा भाई? ब्रांच चेन ब्यूटेन बन जाएगा। कुछ नहीं करना, इतना ही याद रखना था बस इसमें। एरोमेटाइजेशन, alkanes having six or more carbons on heating, presence of oxides of vanadium, molybdenum, chromium।
Dehydrogenated and cyclized to benzene and homologs. Again, you have to just remember, अगर आपके पास एक 6 या उससे ज्यादा कार्बन वाला एल्केन है, उसको आपने इसके साथ हीट कर दिया तो आपको बेंजीन और उसके डेरिवेटिव मिलेंगे। डेरिवेटिव बोले तो क्या भाई, देखो अगर आपके पास 7 कार्बन वाला है, 7 कार्बन है, अभी तो बेंजीन में तो 6 ही कार्बन होते हैं। एक्स्ट्रा कार्बन का क्या करोगे आप? 6 के तो बेंजीन बना दिए और एक यहाँ लगा रहेगा भाई, क्या है, इतना नहीं सोचना। ठीक है। रिएक्शन विद स्टीम, मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट this much with presence of nickel to form carbon monoxide and dihydrogen. This is industrial preparation for dihydrogen gas. ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। रिएक्शन के साथ ये पॉइंट भी याद रखना है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इससे बनता है। जो जो मैंने अभी तक हाईलाइट किए हैं वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सीधा 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 रट्टा मारना, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, समझने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए। पायरोलाइसिस, हायर एल्केन्स ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर डीकम्पोज इनटू लोअर एल्केन। मतलब क्या होता है, आपके पास एक बड़ा एल्केन है जैसे पेंटेन है, आप इसको बहुत हीट कर दोगे तो भाई ये टूट जाएगा इस तरह से। तो आप क्या करोगे, बेसिकली ये बॉन्ड्स तोड़ दे रहे हो, इतना हीट करो कि बॉन्ड्स ही टूट जा रहे हैं। एग्जांपल देखते हैं कि आपने हेक्सेन को हीट कर दिया तो आपको हेक्सीन मिल गया। ठीक है, ये इथेन और ब्यूटीन ये मिल गया। उसके बाद आपको प्रोपेन और आपको बहुत सारे कंपाउंड मिल गए। वेरिड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बहुत सारे कंपाउंड मिल गए। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। चलो, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस। ये वाला पॉइंट आपको इसके साथ याद रखने का है। ठीक है, क्योंकि भाई जो दो डेकेन है पेट्रोल, उसको आप हीट कर दोगे बहुत सारा तो हेप्टेन, पेंटेन एंड अदर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, यहीं से आपके पेट्रोल से आप बना रहे हैं गैस। ठीक है, चलो। कॉन्फॉर्मेशंस, कॉन्फॉर्मेशंस पे आते हैं। अभी आपका एल्केन का सारा रिएक्शन हमने खत्म कर दिया है। अभी हम एल्केन का 3D स्ट्रक्चर देखने शुरू करेंगे कि भाई 3D में एल्केन किस तरह से दिखते हैं, आप किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 3D में। क्योंकि भाई देखो एल्केन में क्या होता है ना, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ आपका जो बॉन्ड, मतलब बॉन्ड्स है वो इधर उधर ओरिएंटेड रहते हैं। तो आपको 3D में नहीं देखा होगा, 2D में ही दिखाते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भाई किसके पीछे कौन सा बॉन्ड है, किसके आगे कौन सा बॉन्ड है। अगर ये नहीं पता चलेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन रिपेल कर रहा है, किसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, चलो। Spatial arrangements of atoms in space which can change into one another are known as conformations. ठीक है, ये है इनका रोटेशन अराउंड सिंगल सीसी बॉन्ड। कॉन्फॉर्मेशंस का आपने वो पढ़ लिया डेफिनेशन। ठीक है, एक एक्सेप्शन, however it may be remembered that rotation around the CC single bond is not completely free, it is hindered by a small energy barrier of 20 kilojoule per mole। बहुत कम एनर्जी बैरियर है। तो दो, जैसे दो कार्बन ऐसे चिपके हुए हैं, आप उनको ऐसे ऐसे हिला सकते हो, घुमा सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के, आपने ऐसे रखा, एक कॉन्फर्मेशन, एक कॉन्फर्मेशन, एक कॉन्फर्मेशन, अलग कॉन्फर्मेशन, ऐसे बहुत सारे कॉन्फर्मेशन आप बना सकते हो। कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन चले सुनते हैं, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। ठीक है, पहले तो आप सॉहर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉहर्स के बारे में देखते हैं। ये है आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। इसमें कार्बन को डॉट मानते हैं और उसमें सारे बॉन्ड्स दिखाते हैं। कार्बन नहीं लिखा जाता पर 3D में उसके बॉन्ड दिखाए जाते हैं। जबकि न्यूमैन में भी कार्बन को डॉट मानते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूमैन में आप क्या करेंगे, जैसे सी सी, सॉरी, एच 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 एच, ऐसा है ना, तो आप इसको घुमा के फॉरवर्ड से देखेंगे तो जो सामने वाला है ये वाला कार्बन ये रहा। ठीक है, फिर आप इसके पीछे एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और उसके बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं दूसरे कलर से। ठीक है, ये रेड वाला कार्बन ये है। ठीक है, रेड वाला कार्बन। अभी ये जो पीछे ग्रीन वाला कार्बन है, इसको बनाने के लिए हम एक बड़ा सर्कल बनाएंगे और ग्रीन वाले कार्बन पे जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको हम ऐसे ग्रीन से दिखाएंगे।
समझ आया कि दोनों कार्बन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है? हाँ, चलिए अभी देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। दो प्रोजेक्शन होते हैं जो हम जनरली ले, वैसे तो आप कितना भी एक एक डिग्री आधा आधा डिग्री घुमाते रहो, पर दो हमको इंपॉर्टेंट पढ़ने होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन atoms are attached to two carbons are as close together as possible is called eclipse, and where hydrogens are as far apart as possible is known as staggered। अभी इसमें देखो, इतने पे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप दोनों हाइड्रोजन को एकदम पास पास ले आओ, एज क्लोज एज पॉसिबल टू वन, मतलब एकदम एक दूसरे के आगे पीछे, तो ये हो गया एक्लिप्स। और आप इनको एज इनके बीच में यहाँ से जितना एंगल है, यहाँ से भी उतना ही एंगल, तो ये एक दूसरे से जितनी दूर जा सकते हैं जा चुके हैं, एज फार अवे एज पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्टैगर्ड। सिमिलरली स्टैगर्ड और एक्लिप्स को आप 100 हॉर्स में भी इस तरह से दिखा सकते हो। समझ आया आपको किस तरह से आप दिखा सकते हो स्टैगर्ड और एक्लिप्स को? ठीक है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, चलो रिलेटिव स्टेबिलिटी। अभी एक बात बताओ, अगर वो दोनों एकदम पास पास रहेंगे हाइड्रोजन एक्लिप्स में, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। Thus, there are maximum repulsive forces, minimum energy, and maximum stability of the molecule in staggered. Staggered में maximum stability है, minimum repulsive forces है, minimum energy है, maximum distance है, as far apart। तो distance जितना बढ़ेगा stability उतनी बढ़ेगी, याद रखना। अभी eclipse, जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है उसको टॉर्शन स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो आपका जो ये जो रिपेल हो रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, इसको कहते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। अभी टॉर्शनल स्ट्रेन जो टीएस है, उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल पे डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड डाइहेड्रल एंगल और टॉर्शनल एंगल ऑफ ऑल। कौन सा है भाई डाइहेड्रल एंगल? ब्लैक से दिखाते हैं, ये है भाई डाइहेड्रल एंगल। यहाँ पे कितने का है? 60 डिग्री का डायहेड्रल है, इधर पे भी 60 डिग्री का डायहेड्रल है। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या डायहेड्रल है? ठीक है, देखो यहाँ पे कितना डायहेड्रल है, यहाँ पे 0 डिग्री, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है, कोई डायहेड्रल एंगल नहीं। तो डायहेड्रल एंगल जितना कम, रिपल्शन उतना ज्यादा। द स्टैगर्ड फॉर्म हैज द लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन एंड एक्लिप्स फॉर्म हैज द मोस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी बोलेंगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी उसकी उतनी कम होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी एक्लिप्स की रहेगी और फिर स्टैगर्ड की रहेगी, और पर स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा रहेगी एक्लिप्स से। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आपका एल्केन खत्म हो जाता है। ठीक है, आपका सिंगल सिंगल कार्बन, सिंगल सिंगल बॉन्ड ओवर हो चुका है। हम मूव ऑन करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इनको कहते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। मतलब आप कितना भी लंबा चेन बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, उसमें अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो आप उसको एल्कीन बोलोगे। ठीक है, चलो इनका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, CnH2। एल्कीन्स आर नोन एज ओलेफिन्स वगैरह वगैरह। फर्स्ट मेंबर इसका मिथाइन, मिथीन कुछ भी नहीं होता, इथीन होता है फर्स्ट मेंबर। ओके, क्योंकि भाई अगर आप सी सिंगल ले लो तो उसके साथ तो सिर्फ आप एच ही लगा सकते हो, डबल बॉन्ड एच तो कुछ होता नहीं, एच का तो सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो इथीन फर्स्ट मेंबर है। स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड देखो, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। किस तरह से रहता है sp2? प्लेनर रहता है, प्लेन में, एक ही प्लेन में रहेंगे सारे मॉलिक्यूल्स, और 120 डिग्री का एंगल, और उन sp2 के बीच में एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, sp2 सिग्मा प्लस डबल बॉन्ड। जो सेकंड बॉन्ड, जो फर्स्ट बॉन्ड है, वो तो भाई सिग्मा बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड आ रहा है, जो पाई बॉन्ड, वो ये दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इज वीक, पाई बॉन्ड वीक है। आप इस तरह से बॉन्ड बनवा रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, आप इस तरह से बॉन्ड बनवा रहे हो,
ऑर्बिटल्स को इस तरह साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हो, वीक बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, पाई बॉन्ड इज वीक. दैट इज व्हाई such presence of weaker pi bond makes alkenes unstable molecules in comparison to alkanes. Thus, alkenes can be changed into single bond compounds by combining with the electrophilic reagents. मतलब इस डबल बॉन्ड को हटा के आप सिंगल बॉन्ड सब्सटेंसेस बना सकते हो. C डबल बॉन्ड C, कुछ भी HX आप ऐड करके एक H एक X ऐसे ऐड करवा सकते हो, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट जाता है जल्दी, टूट के सिंगल बॉन्ड बनना चाहता है, और जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आप कुछ भी दे दो तो दोनों चिपक जाएंगे. ठीक है, चलो आइसोमेरिज्म पे आते हैं. एल्कीन शो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझना काफी इजी है. देखो भाई, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. अब ये ब्रांच वाला आपने ब्यूटेन बना, यहाँ पे एक और, तो ये 1, 2 और 3 सब स्ट्रक्चरल आइसोमेर, पर स्ट्रक्चर्स 1 and 3, स्ट्रक्चर्स 2 and 3 चेन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें तो 3 का लेंथ है, इनमें 4 का लेंथ है, एंड 1 and 2 एक दूसरे में पोजीशन आइसोमर्स है. जब चेन सेम हो, चेन सेम है बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या बॉन्ड डिफरेंट है, पोजीशन आइसोमर्स. जब चेन लेंथ सेम हो, दोनों में 4 की चेन लेंथ है, पर डबल बॉन्ड अलग अलग जगह पे चिपका हुआ है, तो इनको क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर. ये भी स्ट्रक्चरल आइसोमर ही है. चलो एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ IUPAC नेम्स of different structural isomers of alkenes corresponding to C5H10. हाँ, C5H10 सबसे पहले एक स्ट्रेट चेन बनाओगे और उसमें हर हर जगह पे आप डबल डबल बॉन्ड लगाते रहोगे. देखो, एक इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इधर इधर लगाओगे तो सेम ही हो जाएगा. मिरर इमेज बना रहे हो आप, तो 2 जगह पे आपने N पेंटेन में लगा दिया. ठीक है, फिर आप एक ब्रांच लाए, इधर पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो, इधर पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो. ठीक है, सिमिलरली इधर पे भी एक और कार्बन है, तीनों पे डबल बॉन्ड लगा सकते हो. हाँ, तो आपने टोटल 5 आइसोमर्स बना लिए. अभी आता है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, सिस और ट्रांस. ये क्या चीज है? अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो ये है एक प्लेन में. ठीक है, प्लेन में एक्स वाई ए बी, ये एक प्लेन में चिपके हुए हैं. क्या ये दिखने में इसके तरह है? नहीं, इधर पे तो बी और वाई के बीच में कम डिस्टेंस था, यहाँ पे तो बी और वाई के बीच में ज्यादा डिस्टेंस हो गया. आपने क्या किया, इसको टर्न किया. पर नॉर्मली आप टर्न कर सकते हो क्या? नहीं, आपने कुछ स्पेशल एनर्जी देके टर्न किया है कि ये इरिवर्सिबल हो गया है. दीज टू आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर. आप डबल बॉन्ड को ऐसे टर्न नहीं कर सकते. सिंगल बॉन्ड है तो आप ट्विस्ट करते रहो, कॉन्फॉर्मेशन बनाते रहो, पर डबल बॉन्ड है तो ये नहीं होगा टर्न. कैसे होगा? नहीं हो पाएगा. तो समझ आ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कि भाई अगर आपने डबल बॉन्ड के अलावा 2 बॉन्ड की स्पेसिफिसिटी अलग अलग कर रखी है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है. ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे CH3 आमने सामने, तो बोलेंगे सिस. CH3 ऑपोजिट, ट्रांस. याद रखना है, सिस ट्रांस. सिस मतलब सेम चीजें आगे पीछे एक दूसरे को फेस कर रहे, ट्रांस मतलब ऑपोजिट. ओके, सिस ट्रांस. ठीक है, अभी देखो पोलैरिटी देख रहे, सिस में एड अप होके सामने की तरफ आ रहा है, ट्रांस में क्या हो रहा है भाई, कैंसल. एक दूसरे का ऑपोजिट है, कैंसिल हो गया ट्रांस. So it is observed that trans molecule has higher melting point than cis form क्योंकि trans are non-polar. देख, cis trans में अगर पोलैरिटी की बात, cis ज्यादा पोलर है ट्रांस से. पर अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप एक मॉलिक्यूल को कॉम्पैक्टली पैक कर पा रहे हो, एकदम कॉम्पैक्टली पैक कर रखा है, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. जबकि जैसे कि आपने सिस है, सिस किस तरह से पैक हो रहा है, कितना ज्यादा स्पेस है इसके बीच में, कितना सारा स्पेस.
इसीलिए ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है। ठीक है, ड्रॉ सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज। ये देखो, सिस ट्रांस, यहाँ पे देखो, दोनों आसपास, सिस दोनों ऑपोजिट, ट्रांस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोजिशन विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? क्या ये दिखा दिखा पाएगा? एक H, एक C2H5, यहाँ पे दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएगा ब्रो? आप ये देखो, इस साइड में पूरा सेम है, आप इस साइड को कितना भी चेंज करते रहो, दूसरे साइड में हमेशा एक CH3 C2H5 के सामने दिखेगा ही आपको। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, ओनली 3 and 4 will show सिस्टर्स। इन स्ट्रक्चर्स 1 and 2, टू आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू वन ऑफ द डबल बॉन्ड, इसलिए ये सिस्टर्स नहीं शो करेंगे। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। जैसे हमने एल्केन्स को एल्काइंस और एल्कीन से बनाया था, हम एल्कीन्स को एल्काइंस से बना सकते हैं। उनका जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड हटा दो, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। अभी आपको क्या करना है, याद रखना है कि एक कैटलिस्ट है, लिंडार्स कैटलिस्ट, डीएक्टिवेटेड पैराडाइज चारकोल। ठीक है, उसको आप अगर एल्कीन में डालेंगे तो सिस एल्कीन बनेगा, एल्काइन में डालेंगे। ठीक है, याद रखना है आपको कि लिंडार कैटलिस्ट को अगर आप एल्काइन में डालेंगे तो सिस कैटलिस्ट बनेगा, बट एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया फॉर्म्स ट्रांस एल्कीन। और अगर सेम एल्काइन को आपने सोडियम और लिक्विड अमोनिया में डाल रखा है तो ट्रांस ट्रांस एल्कीन बनेगा। याद रहेगा ये आपको, ये याद रखना है, किसमें सिस बनेगा और किसमें ट्रांस बनेगा। ओके, पैलेडियम में सिस, सिस। ठीक है, चलो सेकंड आया आपका एल्काइल हैलाइड्स, RX। ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटैश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड टू फॉर्म एल्कीन्स। क्या होगा भाई? इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे और इनकी जगह एक डबल बॉन्ड ले आएंगे। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस एग्जांपल। अल्कोहलिक KOH में alkyl halides will form alkenes. Okay, there is a rate given: iodine, bromine, chlorine, and tertiary, secondary, primary. These are really important rate. आपका पूछ सकते हैं कि इनमें से किसका एलिमिनेशन का रेट ज्यादा होगा। अगर X आयोडीन है तो सबसे ज्यादा वो जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर H टर्शियरी हाइड्रोजन है तो वो सबसे ज्यादा जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर भाई विसिनल डाइहैलाइड्स क्या है? कुछ नहीं ब्रो, जो ये यहाँ पे H था इसकी जगह अगर X लगा तो विसिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, देखो, एक बी आर दोनों आमने सामने, दोनों को हटा दोगे और दोनों की जगह क्या लगा दोगे? ये आपका है, दोनों को आपने हटाया और एक डबल बॉन्ड ऐड कर दिया तो बन जाएगा एल्कीन। इसमें क्या याद रखना है? जिंक मेटल लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ ZnH2। जिंक रहेगा तो ZnBr2 बन जाएगा, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। ओके, कुछ नहीं है, ये सारे आपको याद रखना है। आप अल्कोहल से भी एसिड डिहाइड्रेशन करके बीटा एलिमिनेशन करा के इथेनॉल आप अपना एल्कीन बना सकते हैं, जैसे कि, ठीक है, ये अल्कोहल था, आपने क्या किया, ये OH और ये H को हटा दिया, हटा देते हैं, और आपने क्या किया, सिंगल बॉन्ड की जगह एक डबल बॉन्ड बना दिया। समझ गया? सब में यही हो रहा है। ये देखो, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन से आपने H लिया, अल्फा कार्बन से आपने OH लिया, H2SO4 में हम हीट कर दिया तो एल्कीन बन गया। ठीक है, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द प्रिपरेशन। ये सारे प्रिपरेशन आप प्लीज अच्छे से याद कर लीजिए, जो भी मैंने हाईलाइट किया है। ये आपका मतलब एकदम रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जाम में, जो
आपको मैंने एक ऑर्डर भी दिखाया आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ जाता है कि किसका रेट ज्यादा होगा, आयोडीन का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, या फिर टर्शरी का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का, तो आपको ये हेल्प होगी वहाँ पे। ठीक है, चलिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा कुछ नहीं है, रिजेंबल एल्केन्स एक्सेप्ट इन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। इसमें एक एक्स्ट्रा आइसोमेरिज्म हमने देखी थी, सिस ट्रांस वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट थ्री मेंबर्स आर गैसेस, नेक्स्ट 14 आर लिक्विड्स, हायर वंस आर सॉलिड्स। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट और ये सब देख लेते हैं। All other alkanes are colorless and odorless, insoluble in water, fairly soluble in non-polar solvents. हमने बोला था कि non-polar solvents में soluble रहते हैं। ठीक है, regular increase in boiling point with increase in size देखा था हमने, and straight chain alkenes are higher boiling point than isomeric branch chain compounds. तो जितना ब्रांच करेंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, आप डबल बॉन्ड पे H2 लगा के सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, हमने देखा था सेक्शन 9.2 पे। एडिशन ऑफ हैलोजन, सिमिलरली आप हैलोजन ऐड कर सकते हैं डबल बॉन्ड पे। हैलोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड और दो XX लग जाएगा। एग्जांपल देखो, Br लिया, सिंगल बॉन्ड और दो Br लग गया। यहाँ पे देखो ClCl, डबल बॉन्ड तोड़ के दो ClCl लगा देने का है, सिंपल है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स, HCl HBr HL। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक तो X लगेगा और एक H लग जाएगा। एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल अगर है तो भाई यहाँ X लगाओ कि यहाँ X लगाओ, यहाँ H लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अगर अनसिमेट्रिकल है तो भाई दिक्कत है कि कहाँ पे भाई H लगाना है, कहाँ पे भाई Br लगाना है। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, वन ब्रोमोप्रोपेन और टू ब्रोमोप्रोपेन, एक में Br बीच में लगा दिया, एक में Br साइड में लगाया। तो इसमें एक रूल आता है भाई, मार्कोनिकोव रूल। रूल स्टेट्स दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, जो आप ऐड कर रहे हो उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, इट अटैच टू कार्बन एटम विच पॉजेसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अभी यहाँ आके देखो भाई, ये दो कार्बन एटम, इसमें से दोनों में से लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसमें अटैच है, तो Br माइनस। HBr को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H प्लस और Br माइनस। Br माइनस किधर चिपकेगा, इधर, और इधर H। सो ओनली this is there and this is the correct product, the other one is the wrong product, it does not follow the Markovnikov rule. Okay, thus according to this rule 2 bromoprotein is expected. Okay, you understood the Markovnikov rule. Let's see what the mechanism of Markovnikov rule is there. Chalo, hydrogen bromide provides an electrophile H plus which attacks the double bond. हाइड्रोजन ब्रोमाइड से H प्लस आया, H प्लस ने डबल बॉन्ड पे अटैक किया और दो कार्बोकेटाइन बना, एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये है भाई आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को दोनों तरफ CH3 है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के सिर्फ एक तरफ, अब दूसरी तरफ H है। किसको ज्यादा स्टेबिलिटी, सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। Secondary is more stable, therefore the former predominates because it is formed at the faster rate. So secondary कार्बोकेटाइन बनेगा आपका, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना, उसमें आके Br माइनस अटैक किया तो मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल बन गया। चलो, अभी एक मार्कोनिकोव रूल का एक्सेप्शन है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन और खराश इफेक्ट। अगर आप पेरोक्साइड ले आए तो एडिशन ऑफ HBr उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर पेरोक्साइड रखा हुआ है, ठीक है, तो एडिशन उल्टा हो जाएगा, वन ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा टू ब्रोमोप्रोपेन की जगह। मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड एक फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये फ्री रेडिकल होमोलाइसिस करके ब्रोमीन रेडिकल बनाएगा। ब्रोमीन रेडिकल अभी जाके चिपकेगा,
उधर पे क्या चिपक रहा था, H+, इधर पे ब्रोमीन रेडिकल चिपक रहा है। अभी बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, ये वाला कि ये वाला? ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। तो भाई सेकेंडरी वाला है ज्यादा स्टेबल, प्राइमरी वाला है कम स्टेबल। तो ये आगे चलेगा सेकेंडरी वाला HBr के साथ। तो H कहाँ लगना चाहिए, यहाँ पे। H वहां लगेगा तो टोटल इफेक्ट क्या होगा कि भाई Br बाहर की तरफ लग गया, इंस्टेड ऑफ की जो कि हम यहाँ पे Br बीच में लगाते थे, ये वाला नहीं बन के ये वाला प्रोडक्ट बना। तो परोक्साइड डालते ही इन द एब्सेंस ऑफ परोक्साइड अलग प्रोडक्ट, इन द प्रेजेंस परोक्साइड डालते ही आपका मार्कोनिकोव रूल का आपका उल्टा प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, चलो। फोर्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है। तो इधर पे HSO4 यहाँ पे ऐड होगा। एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O है, OH H। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर H+OH-। OH- कहाँ ऐड होगा भाई, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, तो इधर पे क्या होगा OH-, इधर पे क्या होगा H+। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ वाटर। अभी ऑक्सीडेशन देखते हैं। मैंने जैसे वहां पे ऑक्सीडेशन डायरेक्ट याद करने को बोला था, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन डायरेक्टली रिएक्शंस याद करनी है। डाइल्यूट KMnO4 के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे, डाइल्यूट KMnO4 के साथ अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो जो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड में एक एक OH लग जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड वाला ऑक्सीडेशन देखते हैं। अगर KMnO4 के साथ कराएंगे आप एसिडिक मीडियम, तो ये वाले प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में अगर KMnO4 के साथ बनाएंगे तो ये बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा और दो C डबल बॉन्ड OH बन जाएंगे। देखो जैसे बेसिक मीडियम KMnO4 के साथ, डाइल्यूट KMnO4 के साथ ये होगा, और एसिडिक KMnO4 के साथ अलग रिएक्शन होती है। ये तोड़ दोगे, ऐसे बना। ठीक है, चलो उसके बाद चलते हैं ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस किस तरह से हम डिक्टेट करते हैं। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, बेसिकली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, आप डबल बॉन्ड तोड़ दोगे और डबल बॉन्ड O ऐड कर। तो प्रोपीन का ओजोनोलाइसिस होगा तो क्या बनेगा, प्लस, वही बनना। और बाकी की जगह क्या लगाओगे, H, इथेनॉल और इथेनॉल। सिमिलरली 2 मिथाइल प्रोपीन तोड़ दो, प्रोपेनॉन और मिथेनॉल। ये आपको ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का सिंपल ट्रिक मैंने बता दिया, क्या करना है, ब्रेक द डबल बॉन्ड, ऐड डबल बॉन्ड O। ठीक है, पॉलीमराइजेशन कुछ नहीं है, रिएक्शन याद करना है कि भाई अगर CH2 को पॉलीमराइज करेंगे तो पॉलीइथीन बनेगा, क्योंकि इसका नाम इथीन है। इसको रिएक्शन करेंगे तो पॉलीप्रोपीन बनेगा। ये पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर्स एल्कीन वाला टॉपिक। हम एल्काइन और उसके आगे देखेंगे हम